हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग जिस टेंस की चर्चा करने वाले हैं उस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान के बारे में उसके डिटेल्स जो है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा आपने देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान ये है कि वाक्य के अंदर वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि शब्द दिखेंगे। लेकिन रहा है, रही है, रहा हूँ ये जो शब्द है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भी अंत में दिखता है। तब आप किस तरह से ये पहचान पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानना चाहिए। डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उस वाक्य में किसी समय का जिक्र नहीं होगा। अगर समय का जिक्र होगा भी तो वहाँ पे से शब्द नहीं लगा होगा। जैसे लिखा हो मैं खेल रहा हूँ तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर इसमें कुछ समय जोड़ दें, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कई घंटे, कुछ मिनट, कुछ इस तरह के शब्द जोड़ के उस पर से शब्द लगा दें। जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं कई साल से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो ये शब्द, ये जो वाक्य है ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कहने का आशय ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य के अंदर रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि शब्द तो आएंगे ही, और इसके साथ ही साथ कुछ समय दिया होगा और उस समय के साथ से शब्द जरूर लगा होगा। जैसे 2 बजे से, 3 घंटे से, कई महीनों से, सुबह से, दोपहर से, शाम से वगैरह वगैरह कुछ इस तरह के शब्द जरूर दिखाई देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि कोई काम शुरू हो चुका था, पास्ट में शुरू हो चुका था और वो आज भी, अभी भी जिस समय बोला जा रहा है उस समय तक वो कंटिन्यू है, वो काम समाप्त नहीं हुआ है। अगर मैं कहूँ मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी तो पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन मेरे पढ़ने का जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हुआ है, 2 बजे से स्टार्ट हुआ है। तो यानी कोई काम पहले शुरू हुआ और वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक जारी है। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अब कुछ लोग जो कंफ्यूज जाते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, उनको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बस अलर्ट रहने का बहुत सीधा सा तरीका ये है, आप देख लीजिए, अगर उसमें समय दिया हुआ है, समय के साथ से शब्द लगा है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मानिए, और नहीं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मानिए। दूसरी बात, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पियो की बात कर लें तो इसमें सिर्फ एक्टिव का हेल्पियो होता है, जैसा आपने देखा। और एक्टिव में हेल्पियो क्या क्या लगता है, हैज़ बीन और हैव बीन। और हैज़ बीन किसके साथ लगता है, ही, शी, इट या एक वचन की संज्ञा के साथ, और हैव बीन आई, वी, यू, दे या बहुवचन की संज्ञा के साथ। पैसिव का कोई हेल्पियो नहीं होता है। और वर्ब के फॉर्म की चाहे बात कर ले तो वर्ब का फॉर्म क्या होगा, हमेशा आईएनजी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो और अगर वाक्य एक्टिव हो तो हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होगा ही होगा। ये याद रखना चाहिए आपको। तो ये तो हुई वर्ब के फॉर्म की बात। अब अगर बात कर ले कि भाई पैसिव अगर हो तो क्या करते हैं, क्योंकि पैसिव में तो हेल्पियो होता नहीं है, तो उस केस में क्या वाक्य को छोड़ देंगे, ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, ये लिख के चले आएंगे, या किसी सामने वाले व्यक्ति से ये बोल देंगे। अगर हमसे पूछे कोई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के किसी पैसिव वाक्य को देके वो हमसे बोले कि इसका ट्रांसलेशन बनाओ, तो आप ये कह के छोड़ देंगे, नहीं भाई इसका तो ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो अगर इसका ट्रांसलेशन नहीं होता तो हिंदी में वाक्य कैसे कहा जा सकता है, कैसे कहा जा रहा है, हिंदी में तो बोला जा रहा है ना। तो उसी बात को इंग्लिश में अगर अभिव्यक्त करना हो, कहना हो, तो क्या आप चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, गूंगे बन जाएंगे? नहीं, इसका भी ट्रिक होता है। इसका ट्रिक क्या है वो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, आगे कुछ सेंटेंसेस इस तरह के होंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर पैसिव हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो क्या करते हैं। ठीक, तो चलिए, तो सबसे पहले आज जो वाक्य हम लोग शुरू करने वाले हैं, मैं पहले बता दूं ये अफर्मेटिव सेंटेंस की श्रृंखला होगी, जैसा हम हमेशा करते चले आए। कोई भी टेंस पढ़ते हैं उसको 2 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। एक पहले वीडियो में हम लोग उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील करते हैं और दूसरे वीडियो में उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील करने वाले हैं। उसका सबसे पहला वाक्य आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं और मेरे बोर्ड पे देख सकते हैं। वाक्य वह कई साल से मेरी आलोचना कर रहा है, वह कई साल से मेरी आलोचना कर रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्यों है, चलिए देख लेते हैं। जैसा आप देखते हैं वाक्य के अंदर रहा है लगा हुआ है, वर्ब के साथ रहा है शब्द लगा हुआ है। ठीक है, इतना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है। तो डिफरेंस क्या है, इसमें लिखा है कई साल से, इस समय जो लिखा है साल, ये एक समय है और उसके साथ से शब्द लगा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है।
इसमें वाक्य में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वह आलोचना कर रहा है मेरी, तो आज भी कर रहा है, लेकिन आलोचना करने की शुरुआत कब हुई? बहुत साल पहले से ही हो चुकी है, यानी पास्ट में यह काम शुरू हुआ और आज तक कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। तो हमेशा की तरह हम लोग फिर से आज देखेंगे वर्ब क्या है। वर्ब है आलोचना करना। वर्ब क्यों है? आप जानते हैं, जिस शब्द के साथ कर, करूं, करे, की, किया इत्यादि शब्द लगे उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, या जिस शब्द के साथ ना अक्षर जोड़ के देखें, वाक्य पढ़ने में सही लगे, वर्ब शब्द पढ़ने में सही लगे, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ब है। तो आलोचना करना सही लग रहा है, इसका मतलब ये वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद हम लोग हमेशा की तरह क्या खोजते हैं? ऑब्जेक्ट खोजेंगे। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको या किसकी लगा के प्रश्न करेंगे। किसकी आलोचना कर रहे हो? किसकी आलोचना कर रहे हो? किसकी लगा के प्रश्न करते हैं, किसकी आलोचना कर रहे हो? उत्तर मिला मेरी। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हमें खोजना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करेंगे, कौन आलोचना कर रहा है? उत्तर मिला वह। तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल जाने का मतलब हुआ कि वाक्य है एक्टिव, और अगर एक्टिव है तो हेल्पिव, तो वैसे भी इसमें एक्टिव का ही हेल्पिव होता है, और हेल्पिव क्या होता है? हैज बीन या हैव बीन। और यहाँ पे क्या लगेगा? सब्जेक्ट को देख के तय करेंगे। सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ हेल्पिव लगेगा हैज बीन। हेल्पिव मिल गया। अब ट्रांसलेशन करेंगे। आप जानते हैं ये एक सकारात्मक वाक्य है, क्योंकि इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि वाक्य एक्टिव है, और सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है वह, ही। नंबर 2 लिखा हेल्पिव का पहला भाग, आपने हेल्पिव लिखा हुआ हैज़ बीन, तो इसका पहला भाग का मतलब हुआ पहला शब्द हैज़, ही हैज़। नंबर 3 लिखा नॉट, इस वाक्य में नॉट है नहीं, तो नॉट छोड़ देंगे, नहीं तो नॉट यहाँ लिखते। नंबर 4 हेल्पिव का बचा भाग, ये है बचा भाग बीन। नंबर 5 वर्ब, वर्ब क्या है? आलोचना करना। आलोचना करने की इंग्लिश होती है क्रिटिसाइज, और आईएनजी फॉर्म यूज होगा, जैसे आपको पहले ही बताया। कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगेगा, अगर वाक्य एक्टिव है तो क्रिटिसाइजिंग हो जाएगा। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मेरी, मेरी की इंग्लिश हो जाएगी मी। इस तरह से ट्रांसलेशन तो हुआ पूरा, लेकिन अब बचा क्या रह गया? कई साल से। अब यहाँ पे से शब्द जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इसमें से शब्द की इंग्लिश होती है सिंस या फॉर। सिंस कब लगता है, फॉर क्या कब लगता है, ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसके बारे में मैंने कुछ डिटेल दिया हुआ है। बता दूं, जब से शब्द के पहले सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल या शतक, दशक, ये सब शब्द दिखाई दे। सेकेंड, मिनट में देखिए याद रखना बहुत आसान है। समय की सबसे छोटी इकाई, जो कि आमतौर पे व्यावहारिक तौर पे जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, वो है सेकेंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, फिर दिन, सप्ताह, महीना, साल, फिर कई बार दशक और शतक का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सब शब्द अगर दिखाई दे रहे हो से शब्द के साथ, तो से शब्द की इंग्लिश होगी फॉर। क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लें, और अगर ना दिखाई दे, से के पहले कुछ और दिखाई दे जाए, तो वहाँ पे लगाएंगे सिंस। जैसे लिखा हो सोमवार से, 2 बजे से, 1955 से, कल से, सुबह से, दीपावली से, होली से, वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह के शब्द दिए हो से के पहले, तो समझ जाइए वहाँ पे सिंस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर लगाएंगे। फॉर कई साल, मैनी ईयर्स। ही हैज़ बीन क्रिटिसाइजिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। अगला वाक्य है, मोदी सन 2014 से बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी सन 2014 से बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसलिए क्योंकि यहाँ पर रहे लगा है वर्ब के साथ, और समय दिया ऐसे है, उसके साथ पहले समय दिया हुआ है 2014, उसके साथ से शब्द लगा हुआ है, यानी 2014 में पहली बार लड़े थे, फिर उसके 5 साल बाद लड़े, और संभवतः इस बार भी लड़ने वाले हैं। तो वो काम उनका चलता चला आ रहा है, तब शुरू हुआ था, आज भी शुरू है। हालांकि प्रॉपरली इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी है, क्योंकि अब आप सोचेंगे भाई रोज तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। इसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई दूसरा टेंस है नहीं जिसमें इस टेंस को, इस वाक्य को रखा जाए, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही कहेंगे। अब आते हैं वर्ब की ओर। वर्ब क्या है? चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना आपका हो गया वर्ब। चुनाव लड़ना वर्ब है, या लड़ना कह लीजिए, लड़ना कह लीजिए, चुनाव लड़ना मत कहिए, लड़ना कह लीजिए। लड़ना वर्ब है, लड़ना शब्द जो है ये आपका वर्ब है।
वर्ब खोजने के बाद ऑब्जेक्ट खोजते हैं। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसको लगा के प्रश्न करते हैं, किसको लड़ रहे हैं। प्रश्न सुनने में गलत लगा तो दूसरा प्रश्न कर लेते हैं, किसकी लड़ रहे हैं। ये भी गलत लगा, उसको छोड़िए। किससे लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं ये भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि किससे लड़ रहे हैं, तलवार से लड़ रहे हैं, हथियार से लड़ रहे हैं, ये नहीं, ये गलत है। तो क्या लगा के प्रश्न करिए, क्या लड़ रहे हैं, तो उत्तर मिला चुनाव। तो चुनाव आपका हो गया ऑब्जेक्ट, इसलिए मैंने कहा कि चुनाव लड़ना अलग अलग मान लीजिए। तो चुनाव आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के बाद क्या खोजते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, क्रिया पूछे कौन लगा के प्रश्न करते हैं, कौन लड़ रहा है, चुनाव कौन लड़ रहा है, चुनाव कौन लड़ रहा है, मोदी लड़ रहे हैं, तो मोदी हो गए आपके सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल जाने का मतलब वाक्य एक्टिव है, और आप जानते हैं इससे पैसे का हेल्पियो होता भी नहीं है। तो चलिए हेल्पियो हो गया मोदी। मोदी एक वचन है, एक इंसान का नाम है, तो हैज़ बीन लगाएंगे हेल्पियो के स्थान पर। अब ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मोदी। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग, हेल्पियो अब हैज़ बीन, तो पहला भाग हैज़। नंबर 3 नॉट, नॉट होता तो नॉट यहाँ लिखते, नॉट नहीं छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग है बीन। नंबर 5 वर्ब, वर्ब क्या है, लड़ना। लड़ने की इंग्लिश यहाँ पे फाइट होगी, आईएनजी फॉर्म फाइटिंग, फाइटिंग। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, चुनाव, फाइटिंग इलेक्शन। अब क्या बचा, बनारस से, फ्रॉम बनारस। और क्या बचा, सन 2014 से। तो यहाँ पे से की इंग्लिश क्या होगी, सिंस होगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया से के पहले अगर सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल शब्द लिखा हुआ दिखाई दे या शतक, दशक दिखाई दे, तब तो आप फॉर का प्रयोग करिए, नहीं तो सिंस का प्रयोग करिए। तो यहाँ पे से के पहले ऐसा कोई शब्द नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे से की इंग्लिश हो जाएगी सिंस। सिंस 2014, सन की इंग्लिश बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंस 2014, और लगाना है तो सिंस द ईयर 2014 लिख सकते हैं। अगला वाक्य है, मैं पिछले सप्ताह से यह किताब पढ़ रहा हूं। मैं पिछले सप्ताह से यह किताब पढ़ रहा हूं, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाक्य है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने का काम अभी भी हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, खत्म नहीं हुआ पढ़ने का काम, कंटिन्यू है। लेकिन शुरू कब हुआ है, पास्ट में, पास्ट में सप्ताह लिखा हुआ है, पिछले सप्ताह से, ठीक है। तो इस तरह से ये वाक्य बतलाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले देख लेंगे वर्ब क्या है। वर्ब है पढ़ना, वर्ब है पढ़ना, क्योंकि इसमें ना अक्षर लग सकता है, पढ़ना वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसको पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, यह किताब, तो यह किताब आपका हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोज लेते हैं, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट है तो ठीक है, एक्टिव का ही हेल्पियो लगने वाला है वैसे भी। तो यहाँ पे हेल्पियो क्या लगेगा, आई के साथ, मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ लगता है हैव बीन, हेल्पियो लगेगा हैव बीन। अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग यानी हैव। नंबर 3 नॉट है नहीं, सेंटेंस में छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग यानी बीन। नंबर 5 वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश रीड, और आईएनजी फॉर्म यूज होगा तो रीडिंग। नंबर 6 ऑब्जेक्ट क्या है, यह किताब, दिस बुक। अब बचा क्या, पिछले सप्ताह से। तो यहां पे पिछले सप्ताह से देखिए, से शब्द के पहले लिखा है सप्ताह, तो से की इंग्लिश तो यहाँ पे हो जाएगी फॉर, क्योंकि मैंने बताया है कि सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल लिखा हो से शब्द के साथ तो फॉर लगाते हैं। लेकिन एक अपवाद है, अगर सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल शब्द के पीछे पिछले शब्द आ जाए, पिछले, जिसकी इंग्लिश होती है लास्ट, तो उस केस में आपको सिंस ही लगाना पड़ेगा। तो उस केस में आप फॉर नहीं लगाएंगे, फॉर लास्ट नहीं, सिंस लास्ट वीक ये कहेंगे, तो सिंस लास्ट वीक कहेंगे। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लास्ट वीक। इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी भी होती है, कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं है, कुछ लोगों का कहना है अगर लास्ट लगा भी है तब भी फॉर लगाइए, फॉर लास्ट वीक ही कहिए। लेकिन कुछ अधिकांश लोग जिसको ग्रामरियन कहते हैं उनका कहना है कि नहीं, सिंस ही लगेगा, अगर लास्ट लगेगा तो सिंस जरूर लगेगा। तो आप भी मान के चलिए कि अगर लास्ट शब्द लिखा हुआ है तो आप उसके पहले सिंस लगाइए, फॉर नहीं। यह मकान कई सालों से बनाया जा रहा है,
यह मकान कई सालों से बनाया जा रहा है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्यों है? क्योंकि बनाने का काम अभी भी चालू है। और काल चालू कब हुआ था? पास्ट में चालू हुआ था, कई साल पहले चालू हुआ था, वो तब से लेकर अब तक ये काम जारी है, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मानते हैं। तो सबसे पहले वर्ब देखते हैं, वर्ब है बनाना, इसके अलावा जा शब्द भी लगा हुआ है, तो पहले चेक कर ले क्या जा शब्द वर्ब है क्या। उसका तरीका क्या बताया है? जा शब्द के पहले वाले शब्द को छुपाइए और वाक्य को पढ़ के देखिए। यह मकान कई सालों से जा रहा है, यह मकान कई सालों से जा रहा है। क्या आपको लग रहा है सही है ये वाक्य? नहीं सही है। इसका अर्थ ये निकला कि जा का कोई रोल नहीं है इस वाक्य में, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी बता देता है, ये संकेत दे देता है कि ये वाक्य पैसिव है। ठीक है, तो पैसिव तो है, ठीक है, चलिए पैसिव है। तो पैसिव है तो क्या हुआ? आपको ऑब्जेक्ट तो खोजना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट नहीं खोजना। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको क्लियर हो गया कि ये पैसिव है तो सब्जेक्ट तो खोजेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट जरूर खोजेंगे। ऑब्जेक्ट किस तरह से खोजेंगे? क्रिया के पीछे किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको बनाया जा रहा है। उत्तर मिला यह मकान, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है नहीं, खोज के देख लिए, नहीं मिलेगा। कौन लगा के प्रश्न करिए, कौन बना रहा है मकान या किसने बनाया मकान, नहीं लिखा है, सब्जेक्ट नहीं दिया, तो वाक्य तो हुआ पैसिव। लेकिन समस्या अब इस बात की है कि ये वाक्य पैसिव तो है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव का एलपीओ होता नहीं है। तो क्या करें? क्या यहाँ लिख के छोड़ दें कि सॉरी इस वाक्य को ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए जो एलपीओ प्रयोग करना है वो प्रयोग नहीं लाया जा सकता है, होता ही नहीं है, लगो क्या लाओगे। उस तरह के एलपीओ बने ही नहीं है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव के लिए जरूरी है। नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे आपको यूज करना अपना कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मतलब एक जो साधारण बुद्धि होती है उसका प्रयोग करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कठिन बात नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ क्या है। अगर कोई काम हो रहा है, किसी वाक्य में दिख रहा है कि कोई काम हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो काम बिना इंसान की मदद के हो जाए। इंसान तो उस काम में लगा ही होगा, या तो इंसान लगा होगा उस काम को करने में, या मशीन लगा होगा, या कुदरत लगा होगा। कुछ काम है जो कुदरत के माध्यम से होता है, वहाँ इंसान का कोई दखल नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन जो काम इंसान के माध्यम से होता है या मशीन के माध्यम से होता है, वो काम उसके बिना किया ही नहीं जा सकता है, भले ही उस वाक्य में उस इंसान या उस मशीन के बारे में जिक्र ना हो, वो अलग केस है। तो इस वाक्य में भी यही हमें देखना है कि भाई बनाना एक काम है, लेकिन इस वाक्य में नहीं लिखा है कि कौन बना रहा है। तो क्या करें? तो अपना विवेक प्रयोग करें। कहने का आशय है कि इस वाक्य को अब एक्टिव की तरह ट्रांसलेट करना है, इसको एक्टिव की ही तरह ट्रांसलेट करना है। जो एलपीओ ऑफ एक्टिव का हैज बीन, हैव बीन, उसी का प्रयोग करना है। लेकिन ये तब संभव है जब वाक्य में सब्जेक्ट हो। लेकिन अब आप कहेंगे इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है सर, यही तो परेशानी है। तो मैं कहूँगा कि घबराइए मत। अब देखिए सब्जेक्ट किस तरह से खोज के निकाला जाता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो क्या हुआ? आपका विवेक क्या कहता है? इस काम को कोई इंसान ही कर रहा है ना, और वो काम करने वाले जो लोग हैं वो एक हैं कि एक से ज़्यादा संख्या में है। अब किसी भी मकान को बनाने में एक आदमी नहीं इन्वॉल्व होता है, उसमें मिस्त्री है, उसके साथ लेबरर्स हैं, उसके साथ इंजीनियर है, उसके साथ बड़ा मकान हो तो इंजीनियर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, और मैप बनाएगा वो वगैरह वगैरह, बहुत कुछ होता रहेगा। इलेक्ट्रिशियंस भी लगे होंगे उसमें, प्लम्बर भी लगे होंगे। यानी मकान बन रहा है तो भाई कुल मिला के इसमें कई लोग इन्वॉल्व होंगे, कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो उस केस में हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट है वे, यानी हम किसी एक शब्द, एक आदमी का नाम नहीं लेंगे, हम सिंपली कह देंगे कि वे। आमतौर पे हम लोग कहते हैं अरे वे बहुत दिनों से इस मकान में, ये लोग ना, ये लोग, हम लोग ये कहते थे ये लोग बहुत दिनों से इस मकान को बना रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट है वे। ठीक, अब आप जब ट्रांसलेशन करने जाएंगे इसको नहीं ट्रांसलेट करेंगे, अब वाक्य को क्या बनाएंगे? वे यह मकान कई सालों से बना रहे हैं। अब इस वाक्य को आप ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, वे इस मकान को कई साल से बना रहे हैं। अब आपको ये वाक्य ट्रांसलेशन करना है, चलिए लिख लेते हैं। वे ठीक है, अब इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे तब जाके इस वाक्य का सेंस निकलेगा और ट्रांसलेशन पूरा हो जाएगा। पहले बना लेते हैं फिर कुछ चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट हमने कहा वे, तो एक इंसान नहीं है, वे ढेर सारे, तो दे लगाएंगे। नंबर 2 एलपीओ का पहला भाग, एलपीओ यहाँ पे लगेगा हैव बीन, क्योंकि दे के साथ लगता है हैव बीन, तो हैव बीन लगेगा, तो एलपीओ का पहला भाग है हैव। नंबर 3 नॉट है, नहीं छोड़ देंगे। नंबर 4 एलपीओ का बचा भाग यानी बीन, इसको जरा मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, बीन। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है बनाना, कंस्ट्रक्ट कह सकते हैं, बिल्ड कह सकते हैं, मेक कह सकते हैं, जो आपको मन है वो लगा सकते हैं। दे हैव बीन मेकिंग, चलिए मेक लगाते हैं।
या कंस्ट्रक्टिंग लिख सकते हैं। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यह मकान, इस मकान को, किसको बना रहे, इस मकान को, तो दिस हाउस। ट्रांसलेशन पूरा बचा गया कई सालों से, तो से के पहले साल लिखा है तो जानते हैं, से के पहले साल लिखा है तो फॉर लगाएंगे, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक। दे हैव बीन मेकिंग दिस हाउस फॉर मैनी ईयर्स। तो मैं ये कह रहा था कि आप में से कुछ लोग जो पढ़े होंगे पहले कभी किसी से, और जिन्होंने भी आपको पढ़ाया, अगर उन्होंने ये कहा होगा कि नहीं इसका तो पैसिव नहीं होता है, इसलिए इस तरह के वाक्य को हम नहीं देंगे, पैसे वाले वाक्य बनाएंगे नहीं, देंगे नहीं आपको वो। अगर उन्होंने पढ़ाया भी होगा तो वो कभी ट्राई भी नहीं करेंगे आपको ये समझाने की कि या किया होगा कि देखो अगर पैसे के वाक्य हो तो कुछ इसको इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि शायद उनका दिमाग वहाँ तक ना गया हो, उन्होंने भी पारंपरिक ढंग से सोचा हो और आगे बढ़ गए। उन्होंने कभी दिमाग लड़ाया ही ना हो कि ऐसा सिचुएशन आ ही जाए कि जब हमें हिंदी में बोला हो हमने वो वाक्य और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की मांग की जाए, तो उस समय हम क्या करेंगे, शांत हो जाएंगे? नहीं, बोलना तो पड़ेगा, कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। कोई भी प्रॉब्लम इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो अगर दिमाग यूज करें तो। क्लियर है? ये तो एक छोटा सा सेंटेंस मात्र है, इसकी क्या औकात है। तो यहाँ पे एकमात्र यही सोल्यूशन है, अगर आप छोड़ दें और बोल दें सामने वाले से कि नहीं इसका नहीं बनेगा, उससे कहीं बेहतर है कि आप अपना विवेक का यूज करके उसको बोले कि भाई इस तरह से बन सकता है। सामने वाले को इस बात को स्वीकार करना होगा तो वो स्वीकार करेगा, अगर उसके पास दिमाग है, वो इंटेलिजेंट इंसान है तो जरूर स्वीकार करेगा। और कोई बहसी टाइप का इंसान है ना, जिसको बाल की खाल निकालने की शौक है, वो जिसको लगे कि नहीं मैं तो हार गया, मैंने तो सोचा था इस प्रश्न का उत्तर ये दे ही नहीं पाएगा, दे दिया, तो बहस जरूर करेगा आपसे, निश्चित रूप से वो बहस करेगा, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे लोग आपके जीवन में है कि नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको उन लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करना है जो बुद्धिमान लोग हैं, तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। मेरी बात मान के देख लीजिए, वो जरूर आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप गूगल से सर्च करेंगे तो शायद वो बता दे, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग आज गूगल से सर्च कर करके ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं। ठीक है, कुछ ट्रांसलेशन वहाँ भी सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, क्योंकि वो आपकी भाषा ठीक से शायद समझ ना पाता हो, ये भी होता है। एनीवे, तो यही एकमात्र सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने विवेक का प्रयोग करिए और आपको पता चल जाएगा कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि कोई भी वाक्य जब होगा ना उसमें सब्जेक्ट जरूर होगा, छुपा होगा या दिया होगा। कोई छुपा होता है तो हम लोग कहते हैं पैसिव है, दिया होता है तो कहते हैं एक्टिव है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट जो छुपा हुआ था, दिया नहीं था, तो हम लोग ने छुपे हुए सब्जेक्ट को खोज निकाला और उसी सब्जेक्ट की मदद से ट्रांसलेशन कर दिया और ट्रांसलेशन पूरा हो गया। मतलब निकल रहा है कि नहीं? अगर आप किसी के आगे ये लाइन बोलेंगे, दे हैव बीन, मान लीजिए ये लाइन ना बोल के आप इंग्लिश डायरेक्ट बोल लेते, दे हैव बीन मेकिंग दिस हाउस फॉर मैनी ईयर्स, तो सामने वाला ये बात समझेगा ना, उसको समझ में आना कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, इंग्लिश में समझ में आएगा ना। तो इसका मतलब ये वाक्य तो गलत नहीं है, वाक्य तो ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है। करेक्ट है तो फिर सामने वाला आपको रोकेगा क्यों रोकेगा? चलिए और दूसरी तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कई बार होता है पैसिव वाले वाक्य में क्या करते हैं, जो बच्चे पैसिव का ट्रांसलेशन करना नहीं जानते हैं लेकिन समझदार हैं, तो वो क्या करते हैं, देखिए जैसे उसे बुलाया जा रहा है, अगर मान लीजिए वाक्य उसे बुलाया जा रहा है तो उसका ट्रांसलेशन तो होना चाहिए इज बीइंग कॉल्ड। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं पैसिव के ट्रांसलेशन को करना और लेकिन स्मार्ट है, स्मार्ट इन सेंस उनके पास विवेक है, तो वो तुरंत समझ जाते हैं यार इसमें सब्जेक्ट तो नहीं है, क्योंकि उसे बुलाया जा रहा है, मैं ही पहले बोल नहीं सकते, ही इज कॉलिंग कह देंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं कि इज बीइंग लगाना है। तो वो क्या करते हैं, कई बार इस तरह से कहते हैं समवन इज कॉलिंग यू, सुना होगा आपने, वो कहेंगे समवन इज कॉलिंग यू या ही इज कॉलिंग यू, या किसी का नाम लेंगे, ममा इज कॉलिंग यू, पापा इज कॉलिंग यू वगैरह वगैरह कुछ बोल देंगे। ठीक है, तो वो अपनी बात तो पूरी कर लेंगे, तो आप उनको गलत काट भी नहीं सकते हैं, वो अपनी जगह एकदम सही है, क्योंकि वो जो कन्वे करना चाहते थे मैसेज उन्होंने कन्वे कर दिया, तो वो अपनी जगह एकदम सही होते हैं कि नहीं, आप उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है जब उनको ये पता चल जाता है कि ट्रांसलेशन पैसिव का इस तरह से किया जाता है, तो वो फिर उस तरह से करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का आशय यही है कि जब इस तरह के वाक्य मिले जहाँ पे आपको बोला जा रहा हो कि पैसिव का वाक्य नहीं होता है, इसमें ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, तो आप उनकी बात किनारे रखिए और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कुछ इस तरह से वाक्य बना के दिखा दीजिए। अगर वो बुद्धिमान है तो आपको अप्रिशिएट करेंगे और उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा। क्लियर? यह कविता, यह किताब 2 महीने से लिखी जा रही है, यह किताब 2 महीने से लिखी जा रही है। ठीक है, वर्ब क्या है, लिखना, ऑब्जेक्ट क्या है, किसको लिखी जा रही है, यह किताब, कौन लिख रहा है नहीं मालूम, ये भी वाक्य पैसिव है। फिर
आपको विवेक प्रयोग करने की बारी आ गई। यानी इसमें भी आपको विवेक प्रयोग करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि इस वाक्य का ट्रांसलेशन क्या होना है, क्योंकि आप जानते हैं पैसिव का हेल्पिव वर्ब है और पैसिव होता नहीं है, हमें बनाना एक्टिव में है। एक्टिव में तब बन सकता है जब वाक्य में सब्जेक्ट हो, और सब्जेक्ट तब हो सकता है जब आप अपने दिमाग का प्रयोग करके ये खोजें कि इस काम को कौन करता है। लिख तो कोई इंसान ही रहा है, अगर उस इंसान का नाम आपको मालूम है तो उस इंसान के नाम को ही सब्जेक्ट की जगह रख लीजिए। नहीं मालूम है तो आप ये बोलिए वह यह किताब, कोई यह किताब, या लेखक यह किताब, जो आपको सही लगे। इसमें से सबसे ज़्यादा सही क्या लग रहा है? लेखक, क्योंकि लिखने वाले को लेखक कहते हैं। तो अब आप सब्जेक्ट की जगह लेखक शब्द का प्रयोग करके इस वाक्य को बनाएं तो कोई सामने वाला आपकी बात को काटेगा नहीं। क्लियर है ना? तो अब आप ये मान के चलिए कि यह किताब 2 महीने से लिखी जा रही है, नहीं लिखा है बल्कि लिखा है लेखक यह किताब 2 महीने से लिख रहा है। लेखक यह किताब 2 महीने से लिख रहा है। तो चलिए इसी को हम थोड़ा ठीक कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे यह किताब की जगह लिखा है लेखक, इसको मिटा देते हैं। लेखक 2 महीने से यह किताब लिख रहा है। क्लियर? अब वर्ब तो आपके सामने लिख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है? यह किताब। सब्जेक्ट क्या हो गया? अब कौन लिख रहा है? लेखक। सब्जेक्ट मिल गया तो एक्टिव है, तो लेखक तो एक वचन है तो हैज़ बीन लगेगा, हेल्पियो की जगह हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। अब ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, लेखक द राइटर या द ऑथर, यहाँ ऑथर भी लिख सकते हैं। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग हैज़। नंबर 3 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग यानी बीन। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है लिखना, राइट, आईएनजी फॉर्म राइटिंग। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यह किताब, दिस बुक। अब क्या बचा? 2 महीने से, तो यहाँ पे से की इंग्लिश क्या होगी? फॉर, क्योंकि से के पहले लिखा है महीना, फॉर 2 months। The writer has been writing this book for 2 months। तो आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील किया। मुझे पूरा यकीन है इस वीडियो में आपने जरूर एक नई चीज़ तो सीखी है कि नहीं? जी हाँ, सीखी तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको कुछ नया दे पाया। मैं फिर से वही जाते जाते कहूँगा कि वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हौसले को बुलंद कीजिए। जाने से पहले मैं हमेशा की तरह फिर से कुछ होमवर्क दे दूंगा, इसको आप करिए और उसका आंसर शीट भी उसके बगल में होगा, उसे टैली करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे मिलिए। मिलने का मतलब कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को दीजिए, सब प्रॉब्लम्स को सामने रखिए, मैं आपको सॉल्व करके देखने की कोशिश करूँगा, आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।